आज की हमारी ये गहन चर्चा एक ऐसे रहस्य के बारे में है जिससे कई लोग असल में जूझते हैं, जैसे लगातार थकान, हाथों पैरों में अजीब सी झुनझुनी या फिर याददाश्त में कमी। अक्सर हम इसे बस बढ़ती उम्र का एक हिस्सा मानकर नजरअंदाज करते थे, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ उम्र बढ़ना ना हो, बल्कि शरीर के अंदर एक बहुत जरूरी पोषक तत्व की कमी का एक गंभीर संकेत हो। और ये संकेत इतने आम होते हैं और इतने धीरे धीरे आते हैं कि उन्हें पहचानना मतलब लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बिल्कुल, वो किसी बहरूपी की तरह हमारी जिंदगी में बस शामिल हो जाते हैं। सही कहा। आज हम विटामिन B12 की कमी के बारे में ही बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये कमी कैसे एक बहरूपी की तरह काम करती है, जो उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षणों का एक मुखौटा पहन लेती है। उन कारणों को उजागर करना जिनके बारे में आमतौर पर बात नहीं होती है, और सबसे जरूरी ये समझना कि सही जांच के लिए डॉक्टर से कैसे बात की जाए ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके। मतलब हम उस मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे को देखने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं। सबसे पहले उन लक्षणों की बात करते हैं जो बहुत आम है, लेकिन हम उन्हें कभी B12 से जोड़ते ही नहीं है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अजीब लक्षण का जिक्र है, पैरों में ऐसा महसूस होना कि मानो रुई पर चल रहे हों, या फिर शरीर में अचानक बिजली के झटके जैसा लगना। ये सुनने में इतना अजीब है, इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक एहसास या कोई वहम नहीं है। इसके पीछे एक ठोस न्यूरोलॉजिकल वजह है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नसों के ऊपर की जो सुरक्षा परत होती है, अच्छा, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, उसको बनाए रखने में मदद करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली के तार के ऊपर वो प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। अच्छा, तो जैसे तार की इंसुलेशन हटने पर स्पार्किंग होती है। एग्जैक्टली, एकदम सटीक। जब B12 की कमी से ये माइलिन परत कमजोर पड़ने लगती है तो नसों के सिग्नल वो लीक होने लगते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम में एक तरह का कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने लगता है। और पैरों में ही सबसे पहले क्यों? क्योंकि हमारे पैरों तक जाने वाली नसें शरीर में सबसे लंबी होती हैं, तो सबसे पहला और सबसे साफ असर वही महसूस होता है। वो जो बिजली के झटके जैसा लगना है, जिसे लॉमेटिन साइन भी कहते हैं, वो इसी शॉर्ट सर्किट का एक नतीजा है। और ये जो रुई पर चलने वाली फीलिंग है, इसका मतलब है कि पैरों से दिमाग तक सही सिग्नल नहीं पहुंच रहा कि पैर जमीन पर कहां और कैसे पड़ रहा है। बिल्कुल सही। मेडिकल भाषा में इसे प्रोप्रियोसेप्शन का नुकसान कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक तरह का अंदरूनी GPS है, जो दिमाग को लगातार बताता है कि हमारे हाथ पैर स्पेस में कहाँ है, बिना उन्हें देखे हुए। जब ये GPS कमजोर पड़ जाता है तो अंधेरे में या आंखें बंद करके संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि डॉक्टर्स इसे जांचने के लिए एक खास टेस्ट भी करते हैं। हाँ, इसका एक क्लासिक टेस्ट है रोमबर्ग साइन। अगर किसी व्यक्ति को आंखें बंद करने पर अपना संतुलन बनाए रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है तो ये एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि समस्या मांसपेशियों की कमजोरी की नहीं, बल्कि नसों से दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने वाले सिस्टम की है। ये तो हुए नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षण, लेकिन शरीर पर इसका कोई बाहरी मतलब दिखने वाला असर भी होता है क्या, जिसे कोई आईने में देखकर पहचान सके? हाँ, बिल्कुल होता है। एक बहुत ही खास संकेत है ग्लोसाइटिस। इसमें जबान एकदम लाल, चिकनी और सूजी हुई महसूस होती है, जैसे मानो किसी ने गर्म कॉफी से जला दिया हो। अच्छा। हाँ, जबान के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो गायब से हो जाते हैं, जिससे जबान बिल्कुल सपाट दिखती है। इसके अलावा बिना किसी वजह के दिल की धड़कन का तेज होना, जिसे पैल्पिटेशंस कहते हैं, वो भी एक संकेत हो सकता है। दिल की धड़कन का B12 से क्या लेना देना? ये तो थोड़ा हैरान करने वाला है। इसका सीधा संबंध खून से है। B12 रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए जरूरी है। जब इसकी कमी होती है तो जो सेल्स बनते हैं वो कमजोर और बड़े आकार के होते हैं और वो शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाते। तो इस कमी को पूरा करने के लिए दिल को ज्यादा तेजी से, ज्यादा मेहनत से पंप करना पड़ता है, जिससे वो धड़कनें महसूस होने लगती हैं। और शायद इसी वजह से त्वचा पर हल्का पीलापन भी आ जाता है, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। वही बात है, जब ये कमजोर रेड ब्लड सेल्स जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं तो उनसे बिलीरुबिन नाम का एक पीला पदार्थ निकलता है। और वही त्वचा को एक हल्का पीला रंग देता है। तो आप देखिए, ये सब लक्षण मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ थकान से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। और दिमागी तौर पर वो ब्रेन फॉग, जिसे आजकल लोग सीनियर मोमेंट कहकर मजाक में टाल देते हैं, क्या B12 की कमी वाला ब्रेन फॉग वो नॉर्मल भूलने की बीमारी से अलग होता है? बहुत अलग, और अक्सर ज्यादा गंभीर। इसमें सिर्फ नाम या चाबियां भूलना शामिल नहीं है। इसमें एक बहुत ही अजीब चीज होती है जिसे वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी कहते हैं। मतलब आपको पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में वो शब्द है पर वो आपकी जबान पर नहीं आता।
आप उसके आसपास के शब्द बोलेंगे लेकिन सही शब्द पकड़ में ही नहीं आएगा। लेकिन बात सिर्फ याददाश्त तक ही सीमित नहीं है ना। हमारे स्रोत तो एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसका असर इंसान के स्वभाव और व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है। हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक। कुछ मामलों में B12 की कमी के कारण लोगों में अचानक चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जी। या यहाँ तक कि पैरानोया मतलब शक करने की आदत भी देखी जाती है। बिना किसी वजह के। हाँ, जिसका उनकी जिंदगी में चल रही किसी और घटना से कोई लेना देना नहीं होता। परिवार वाले नोटिस करते हैं कि इंसान का स्वभाव ही बदल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लक्षण अक्सर B12 सप्लीमेंटेशन शुरू करने के बाद ठीक हो जाते हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि इसकी जड़ साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल थी। तो मतलब ये सारे लक्षण, नसों में झुनझुनी, संतुलन खोना, जबान का बदलना, दिल की धड़कन, ब्रेन फॉग और स्वभाव में बदलाव, ये सब एक ही माला के मोती हैं। ये सिर्फ एक विटामिन की कमी नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का धीरे धीरे ब्रेकडाउन है। एकदम, ये एक मल्टी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है और इसीलिए इसे पहचानना इतना मुश्किल और इतना जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ से एक बहुत अहम सवाल उठता है। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है, तो लोग मान लेते हैं कि ये समस्या सिर्फ उन्हीं को होती होगी, लेकिन हमारे स्रोत कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों की तरफ इशारा करते हैं जो मांसाहारी लोगों में भी B12 की कमी का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि B12 की कमी सिर्फ वीगन या वेजिटेरियन लोगों को होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके कुछ सबसे बड़े और आम कारण हमारी दवाइयों के कैबिनेट में ही छिपे हुए हैं। दवाइयों की कैबिनेट में? आप कौन सी दवाइयों की बात कर रही हैं? दो बहुत आम दवाइयाँ। पहली है मेटफॉर्मिन, जो डायबिटीज के लिए करोड़ों लोग रोज लेते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन दवा है, लेकिन कई रिसर्च ये दिखाती हैं कि लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने से शरीर में B12 को सोखने की क्षमता यानी अब्जॉर्प्शन काफी कम हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो दवा एक बीमारी को कंट्रोल कर रही है वो अनजाने में एक दूसरी बड़ी समस्या की नींव रख सकती है। बिल्कुल, और दूसरी दवा तो शायद उससे भी ज्यादा आम है, वो है एंटासिड और PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये एसिडिटी, गैस या सीने में जलन के लिए ली जाने वाली दवाइयां हैं, जैसे पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल, जिन्हें लोग गैस की गोली के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये तो लोग बिना डॉक्टर से पूछे भी सालों साल लेते रहते हैं। और यही समस्या है। और यही समस्या है। ये दवाइयां पेट में एसिड को कम करती हैं, जो गैस से तो राहत देता है, लेकिन B12 को भोजन से निकालने और सोखने के लिए उसी एसिड की जरूरत होती है। हमारे खाने में B12 एक प्रोटीन से चिपका होता है। पेट का एसिड उस प्रोटीन को गलाकर B12 को आजाद करता है, तभी शरीर उसे सोख पाता है। बिना एसिड के B12 खाने में मौजूद होने के बावजूद शरीर के किसी काम नहीं आ पाता। मतलब करोड़ों लोग जो रोज सुबह गैस की गोली लेते हैं वो अनजाने में अपने शरीर की B12 सोखने की क्षमता को कम कर रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि इन दवाओं का 2 साल से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों में B12 की कमी का खतरा 65% तक बढ़ सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी और छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या है। ये एक छिपा हुआ एपिडेमिक है। आप कल्पना कीजिए किसी बुजुर्ग की जो सोचते हैं कि उनका संतुलन और याददाश्त उम्र की वजह से बिगड़ रही है, जबकि असली वजह उनकी सालों से चल रही एसिडिटी की गोली हो सकती है। अब डाइट की बात करते हैं। ये तो सच है कि शाकाहारी या वीगन डाइट में B12 प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, लेकिन आजकल ऑनलाइन खासकर YouTube पर बहुत से दावे किए जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। कई इन्फ्लुएंसर्स दावा करते हैं कि कुछ पौधों जैसे स्पिरुलिना, फर्मेंटेड फूड्स या किसी खास तरह के आटे में B12 होता है, लेकिन हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये दावे भरोसेमंद नहीं है। विटामिन B12 बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है और ये मुख्य रूप से पशु उत्पादों में ही पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध। बिल्कुल, पौधों में जो चीज पाई जाती है वो B12 का एनालॉग हो सकता है, यानी दिखने में B12 जैसा, लेकिन वो इंसानी शरीर के किसी काम का नहीं होता, बल्कि वो असली B12 के काम में रुकावट डाल सकता है। तो इसका साफ मतलब है कि जो लोग पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट पर हैं, उन्हें B12 का सप्लीमेंट लेना ही होगा। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। बिना किसी शक के ये उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या कोई और भी वजह हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि समस्या खाने में नहीं बल्कि शरीर के अंदर ही हो? हाँ, और ये एक और अहम पहलू है। कभी कभी समस्या डाइट में नहीं बल्कि शरीर की सोखने की क्षमता में होती है। एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसे परनीशियस अनीमिया कहते हैं। इसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम पेट में बनने वाले एक ज़रूरी प्रोटीन जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेता है।
ये प्रोटीन एक टैक्सी की तरह है जो B12 को पकड़कर आंतों तक ले जाता है ताकि वो सोखा जा सके। अच्छा। अगर ये टैक्सी ही नष्ट हो जाए तो आप कितना भी B12 खा लें, वो शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ऐसे मामलों में B12 के इंजेक्शंस ही एकमात्र रास्ता बचता है। ठीक है, तो अब हम समस्या की जड़ तक पहुंच रहे हैं। मान लीजिए किसी को ये लक्षण दिख रहे हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अक्सर एक स्टैंडर्ड B12 टेस्ट होता है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक, और ये बहुत से लोगों का अनुभव भी है, कि कई बार रिपोर्ट नॉर्मल रेंज में होने के बावजूद समस्या जस की तस बनी रहती है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है और ये इस पूरी पहेली का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा हो सकता है। जो स्टैंडर्ड सीरम B12 टेस्ट है वो सिर्फ ये मापता है कि आपके खून में कुल कितना B12 तैर रहा है। ये नहीं बताता कि आपका शरीर उस B12 को इस्तेमाल भी कर पा रहा है या नहीं। तो ये एक अधूरी और शायद भ्रामक तस्वीर देता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपके घर के बाहर पानी का टैंकर तो खड़ा है, लेकिन आपके नल में पानी नहीं आ रहा। सीरम B12 टेस्ट बस उस टैंकर को देखता है, नल को नहीं। कई बार खून में B12 का लेवल ठीक हो सकता है, लेकिन वो कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पा रहा होता जहां उसकी असली जरूरत है। इसीलिए बहुत से लोग जिनकी रिपोर्ट लो नॉर्मल रेंज में होती है, वो भी गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षणों से जूझ रहे होते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर किसी को शक है तो उसे कौन से टेस्ट के लिए पूछना चाहिए? जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है वो है MMA टेस्ट, मतलब मिथाइल मेलोनिक एसिड। इसे समझने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए B12 कोशिकाओं के अंदर एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक जरूरी वर्कर है। अगर वर्कर यानी B12 कम है या काम नहीं कर पा रहा है तो फैक्ट्री का कचरा यानी MMA बाहर खून में जमा होने लगता है। तो अगर आपके खून में MMA का स्तर बढ़ा हुआ है तो ये एक पक्का सबूत है कि कोशिकाओं के स्तर पर B12 की कमी है, भले ही आपका सीरम B12 टेस्ट नॉर्मल क्यों ना हो। ये जानकारी तो गेम चेंजर है। MMA टेस्ट तो हमें सिर्फ B12 नहीं बल्कि MMA लेवल पर ध्यान देना है। इसके अलावा भी कोई और टेस्ट हैं जो इस तस्वीर को और साफ कर सकते हैं? हाँ, 2 और जरूरी टेस्ट है। एक है होमोसिस्टीन। B12 की कमी से इसका लेवल भी खून में बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ होमोसिस्टीन न सिर्फ B12 की कमी का संकेत है, बल्कि ये अपने आप में एक खतरनाक चीज है। ये दिल की बीमारियों और हड्डियों के फ्रैक्चर के बढ़े हुए खतरे से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। हड्डियों के फ्रैक्चर से भी? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये हड्डियों के अंदर मौजूद कोलाजन मैट्रिक्स को कमजोर कर देता है, जिससे हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। और तीसरा टेस्ट? तीसरा है एक्टिव B12 या होलोट्रांसकोबैलामिन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये टेस्ट सीधे सीधे ये मापता है कि खून में मौजूद कुल B12 में से कितना हिस्सा असल में एक्टिव है और कोशिकाओं के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। ये कुल B12 के आंकड़े से ज्यादा सटीक जानकारी देता है। और अगर इन टेस्ट में कमी पाई जाती है तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज टेस्ट ये पता लगाने में मदद करता है कि कहीं इसकी वजह वो ऑटो इम्यून बीमारी पर्निशियस एनीमिया तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय इन खास मार्करों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर को इसके लिए कैसे मनाया जाए, खासकर अगर वो सिर्फ स्टैंडर्ड टेस्ट पर भरोसा करते हो? सबसे अच्छा तरीका है पूरी तैयारी के साथ जाना। आपको अपने स्वास्थ्य का वकील खुद बनना पड़ता है। अपने लक्षणों की एक डायरी बनाकर ले जाएं। उसमें सिर्फ ये ना लिखें कि झुनझुनी होती है, बल्कि ये लिखें कि पिछले 6 महीनों से दाहिने पैर की उंगलियों में झुनझुनी शुरू हुई थी, जो अब घुटने तक पहुंच गई है, रात में ज्यादा होती है। संतुलन के बारे में बताएं, अपनी डाइट के बारे में बताएं, और सबसे जरूरी, आप कौन सी दवाएं ले रहे हैं, खासकर मेटफॉर्मिन या कोई भी PPI, इसका जिक्र जरूर करें। मतलब डॉक्टर को एक पूरी कहानी देनी है, सिर्फ एक लक्षण नहीं बताना, एक पैटर्न दिखाना है। बिल्कुल। जब आप डॉक्टर को एक पैटर्न दिखाते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल लक्षण है, साथ में मैं ये दवा भी ले रहा हूँ और मेरा B12 लेवल लो नॉर्मल रेंज में है, तो वो MMA और होमोसिस्टीन जैसे एडवांस टेस्ट करवाने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। आप उनसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं, क्या मेरे ये लक्षण फंक्शनल B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं? क्या हम इसे कंफर्म करने के लिए MMA टेस्ट करवा सकते हैं? तो आज की इस चर्चा से 3 बहुत बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, विटामिन B12 की कमी सिर्फ थकान या खून की कमी नहीं है, ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो उम्र बढ़ने का नाटक कर सकती है। सही कहा, ये एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है, एक बेहतरीन बहरूपिया। दूसरा, डायबिटीज और एसिडिटी जैसी आम बीमारियों की दवाएं इसकी एक बहुत बड़ी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली वजह हो सकती हैं। ये जानकारी ही लाखों लोगों के लिए बहुत जरूरी है और उन्हें अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और तीसरा, एक नॉर्मल B12 रिपोर्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सब ठीक है।
असली कहानी जानने के लिए MMA और होमोसिस्टीन जैसे एडवांस टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है और हमें उनके लिए पूछने से हिचकाना नहीं चाहिए। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो B12 सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि ये एक सेल्यूलर रेगुलेटर है जो हमारी नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य से लेकर हमारी हड्डियों की हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तक हर चीज को आपस में जोड़ता है। MMA और होमोसिस्टीन जैसे मार्करों को समझना सिर्फ एक विटामिन की कमी को नहीं, बल्कि इस पूरे जुड़े हुए सिस्टम में आई गड़बड़ी को समझने जैसा है। और हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार जिस पर वो सोच सकें। अगर एक विटामिन की कमी डिप्रेशन, एंजाइटी या शुरुआती डिमेंशिया जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले सकती है, जिसे सही इलाज से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, तो सोचिए कि ऐसी और कितनी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जिनकी जड़ में कोई ठीक की जा सकने वाली मेटाबॉलिक वजह छिपी हो, जिसे हम आज देख ही नहीं रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।